नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौम्यजीत सनिया। मैं श्री विद्यार्थना एकेडमी नांदेड़ में बायोलॉजी का एजुकेटर एंड आज हम डेमो क्लासेस में करने वाले हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या है? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को एक शब्द में हम कैसे डिफाइन करें? एक शब्द में अगर एंजाइम को डिफाइन करना होगा, सो जैसे आपको कहा कि एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स है बायो कैटलिस्ट। अभी व्हाट इज अ कैटलिस्ट? यू आस्क मी व्हाट इज अ कैटलिस्ट, आई विल टेल यू कि एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन है A टू B। ये रिएक्शन का एक वेलोसिटी होगा, एक रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसको मैं कह सकता हूं dB dt, मतलब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। इसी को मैं क्या कहूंगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहूंगा। अगर इसका दो सिचुएशंस में देखता हूं, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन होगा अनकैटलाइज्ड और एक होगा कैटलाइज्ड। अगर आप यहां पे देखोगे तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का अगर रेट होता है R1, कैटलाइज्ड का रिएक्शन रेट होता है R2, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों में रिलेशन होगा R1 इज मच मच लेस देन R2। आपके मन में सवाल होगा व्हाई, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट बहुत कम होता है देन द कैटलाइज्ड रिएक्शन? यहां पे हमको बात करना पड़ेगा कि कैटालिसिस होता कैसे है। कैटालिसिस होता कैसे है? वंस अगेन A टू B, यहां पे अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं C, तो ये C क्या करेगा? ये C ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। आपने ऐसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में बहुत सुना है। केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे रिएक्शंस में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस एट हाई टेम्परेचर्स, हाई प्रेशर्स आपके रिएक्शंस को तकदीर देता है। लेकिन इन केस ऑफ बायोलॉजी ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। एंड ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को हम कहते हैं क्या? बायो कैटलिस्ट। ये जो बायो कैटलिस्ट होता है इसी को हम कहते हैं एंजाइम। इसी को हम कहते हैं एंजाइम। Almost all the enzymes that are known to humans are proteins. I said almost all the enzymes. Why? Because some nucleic acids have the catalytic activity to act as enzymes. Such nucleic acids, rather to be precise, such RNAs are known to be ribozymes. ठीक है? अगर हम देखें यहां पे, most of the enzymes are प्रोटीन्स। यहां पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया है कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स होते हैं। क्या क्या है? नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द अल्फा हेलिसेस एंड द बीटा शीट्स। नंबर 3 द टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन्स। एंड नंबर 4 सम प्रोटीन्स have units that join together to form the quaternary structure. यहां पे एक चीज हमको जरूर याद रखना है कि the tertiary structure, the third level structure is very very important for the enzymatic activity. ठीक है? अभी ये tertiary structure के वजह से क्या हो रहा है आपको दिखाई देगा। यहां पे ये tertiary structure के वजह से एक पॉकेट बन रहा है। ये पॉकेट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट में कौन बाइंड करता है? यस दोस्तों, यहां पे बाइंड करते हैं अपने सबस्ट्रेट्स। सो यहां पे जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट में कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट इज बेसिकली द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है? द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेविस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। ये कैसे फिट करता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे।
through their active site, enzymes catalyze reactions at a very very high rate. जैसे हम बात कर रहे थे, catalyzed reactions are much faster than uncatalyzed reactions. There are thousands of enzymes. There are thousands of enzymes. हजारों टाइप के एंजाइम्स होते हैं. क्यों? क्योंकि there are thousands of type of chemical reactions. ये हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है. अ मल्टीस्टेप केमिकल रिएक्शन जहां पे A to B, B to C, C to D, D to E ऐसे करके एक के बाद एक सीक्वेंशियली चलता है. मल्टीस्टेप केमिकल रिएक्शन जो है, when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ा है. द मोस्ट कॉमन बीइंग द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, द क्रेब्स साइकिल, ये सारे आपके एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं. ठीक है. अभी सवाल ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट? एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो काम करता है कहां पे? वो काम करता है एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. बट एंजाइम्स काम करता है एट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब बॉडी के नॉर्मल कंडीशंस. अभी ये बॉडी के नॉर्मल कंडीशंस मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट देन अगेन द एंजाइम इज सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन. एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहे. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, आपने नाम सुना है. ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, दे कैन लिव इन वाटर दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस. बट इसका मतलब क्या है? वहां पे कोई एंजाइम काम नहीं करेगा. करेगा. यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इतने हाई टेम्परेचर में काम करते हैं. एंड एज ह्यूमंस वी हैव अ टेंडेंसी टू यूज दीज थिंग्स फॉर अ बेनिफिट. सो यहां पे हमको जब पता चला कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर में ग्रो करता है, एंड वहां पे ऐसे एंजाइम्स है जो उस टेम्परेचर में एक्टिव रहता है, हमने क्या किया? हमने वहां से एक छोटा सा प्रोटीन निकाला हमारे बेनिफिट के लिए. यस दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस. ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये एक थर्मोफिल होता है, एंड इसका जो टैक पॉलीमरेज है वो उसका डीएनए पॉलीमरेज होता है. और यही डीएनए पॉलीमरेज यूज करके पहली बार कैरी मुलिस ने पीसीआर का रिएक्शन किया था. ये पीसीआर का रिएक्शन के वजह से आज पूरे दुनिया में बहुत सारे डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, बहुत कुछ बहुत आसान हो गया है दोस्तों. तो यहां पे हम देखते हैं फिर से एक बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड द बायोकैटलिस्ट. Inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, but enzymes get damaged at high temperatures. ये enzymes जो है ये बड़े नाजुक होते हैं. ये high temperature generally ये high temperatures withstand नहीं कर पाते. Exception क्या है? Exception है thermophilic enzymes like Taq polymerase. ये अबव 40 डिग्री भी स्टेबल रहता है. देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इजीली डिसॉल्व करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करके बना लेगा कार्बोनिक एसिड. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है, एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो फिर इसका एक रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा. बट एक चीज दोस्तों याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी लिविंग सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन अनकैटलाइज्ड नहीं होता. कोई भी रिएक्शन अनकैटलाइज्ड नहीं होता. और यहां पे आप देखोगे कि यहां पे ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके लिए भी
आप देखोगे कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को आपने एक और जगह देखा है दोस्तों, याद कीजिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जब पढ़े थे, वहां पे आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मेंशन किया गया था। ठीक है, यहां पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू जब काम करेगा ये रिएक्शन, तब क्या उसका रिएक्शन रेट सेम होगा? नहीं ना, यहां पे इसका रिएक्शन रेट बदल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, रेट क्या है? डीपीडीटी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। पी क्या है? प्रोडक्ट, यहां पे कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट है, राइट। यहां पे अगर मैं देखूं व्हाट इज द रेट, यहां पे अगर मैं देखूं व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? डीपी dt। अनकैटालाइज रिएक्शन का देखेंगे और कैटालाइज रिएक्शन का भी देखेंगे। चलिए देखते हैं अनकैटालाइज रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? इट्स लाइक 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर। यूनिट याद रखना है, इट इज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर। और कैटालाइज रिएक्शन में क्या हो, और कैटालाइज रिएक्शन में कैसा होता है? कैटालाइज रिएक्शन में हम देखेंगे यहां पे 600,000 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 600,000 मॉलिक्यूल्स कब तक? पर आवर? नो माय डियर फ्रेंड्स, 600,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, इक्वेट करने से मेरे को मिलेगा कि R2 जो कैटालाइज रिएक्शन है, इट इज 10 मिलियन टाइम्स R1। इट इज 10 मिलियन टाइम्स R1, मतलब catalyzed reaction is 10 million times faster than the uncatalyzed reaction। ठीक है, अभी देखिए एंजाइम्स का बड़ा सिंपल सा मामला है। एक तो कोई सबस्ट्रेट होगा, उसको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। ये जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट होता है, इट इज जनरली अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बोले तो यहां पे ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है। ये ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के लिए हमको एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कैसे काम करता है वो देखते हैं। हाउ डू एंजाइम्स वर्क? अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का बाइंडिंग। और ये बाइंडिंग कहां पे होगा? ये एक्टिव साइट पे होगा बेटा। एक्टिव साइट जहां पे एक पॉकेट सा बन जाता है एंजाइम का, वहां पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एंजाइम का जो है ना, शेप चेंज कर जाएगा। शेप चेंज करेगा ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को एकदम जादू की झप्पी दे देगा। और ये जादू की झप्पी के वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये अभी क्या करेगा? यहां पे अभी सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का चेंज करेगा, तोड़ मरोड़ के सबस्ट्रेट को बना देगा क्या? सबस्ट्रेट को बना देगा प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी ये प्रोडक्ट अलग नहीं हुआ है, ये प्रोडक्ट एंजाइम के साथ ही लगा हुआ है। ये भी बॉन्ड रीअरेंजमेंट के वजह से ही बना है। ठीक है, और फिर क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा। एंजाइम को मिल गया छुटकारा। एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम बेचारा जाके कोई और सबस्ट्रेट को ढूंढेगा, और ये सबस्ट्रेट के साथ फिर से वो सेम टू सेम गेम चालू कर देगा। तो ऐसे ही एंजाइम्स काम करते। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन को समझना हो तो वहां पे एनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स जैसे मैं कहता हूं, हर चीज का बाप होता है। तो यहां पे हम पहचानते हैं कि कैसे कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और अदरवाइज एक एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। अगर हम देखें यहां पे सबस्ट्रेट से बनता है प्रोडक्ट, सिंपल चीज है। ठीक है, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है आपका सबस्ट्रेट से जादू से वो प्रोडक्ट बन जाएगा। सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 करके फाइनल प्रोडक्ट में पहुंचेगा।
सो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबस्ट्रेट है वो स्टेबल है, जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल है, बट ये जो बीच के ट्रांजिशन स्टेट्स है वो सारे अनस्टेबल है एंड ट्रांजिएंट है. There could be many altered structural states between the stable substrate and the stable product. यहां पे स्टेबल सबस्ट्रेट और स्टेबल प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज समथिंग related to energy, obviously, and it is dependent upon the energy status of the molecule or the structure. तो यहां पे अगर हम देखें एक डायग्राम होगा, ये डायग्राम आपका बहुत फेमस डायग्राम है एंड मैं कहता हूं कि ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसका तो बायोमोलिक्यूल्स में, एंजाइमेटिक्स में कोई टेंशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये डायग्राम में ही पूरा सत्य छुपा हुआ है. ध्यान से देखिए, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहचानते हैं. पहले एक्स एक्सिस में होता है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? सबस्ट्रेट से बनेगा प्रोडक्ट. और वाई एक्सिस में दिया हुआ है एनर्जी स्टेटस. एनर्जी स्टेटस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज वेरी इजी. यहां पे हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे देख रहे हैं प्रोडक्ट का भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है. यहां पे अगर मैं देखूं कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये जो रेड ग्राफ है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है. अभी आप बोल सकते हो मेरे को, सर ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, एक काम करो यहां से आप ऐसा एक लाइन खींच दो, हो गया आपका रिएक्शन. हाँ या ना? यहां पे अगर आप ऐसे रिएक्शन करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे बेटा. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड रीअरेंजमेंट होते हैं एंड बॉन्ड रीअरेंजमेंट के टाइम पे जैसे बॉन्ड तोड़ना पड़ता है वैसे बॉन्ड जोड़ना भी पड़ता है. याद रखना एक बात, बॉन्ड तोड़ने से निकलता है एनर्जी, बट बॉन्ड जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा. तो यहां पे एक हिंड्रेंस आ जाता है, एक हिंड्रेंस आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है. वही बैरियर को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहते हैं. यही बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बॉन्ड्स को बार बार रीअरेंज करना पड़ रहा है. किसी को तोड़ रहे हो, किसी को जोड़ रहे हो, कोई और जुड़ रहा है तो कोई और टूट रहा है. इसके वजह से आपका एक बैरियर बन रहा है एंड ये बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी का. अभी एंजाइम क्या करता है? एंजाइम का काम बड़ा आसान है बच्चों. एंजाइम सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर को कम कर देता है. सोचो कि आपको अगर 5 फुट का एक वॉल टपकना हो तो डिफिकल्टी तो होगी आपको, लेकिन अगर कोई आके उस 5 फुट के वॉल को अगर सिर्फ 1.5 फुट का बना दे तो आप उसको आराम से टपक के जा सकते हो. हाँ या ना? ऐसे ही एंजाइम क्या करता है? ये जो बैरियर है, ये जो दीवार है, उसको तोड़ देता है, उसको छोटा कर देता है. इसी के वजह से आप देखोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है वो बहुत ही कम होता है. क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है? नो, एक्टिवेशन एनर्जी कम है बट इट इज नेवर जीरो. ओके, मैं तो हमेशा याद रखता हूं कि ये जो ग्राफ है आप अगर लेफ्ट या राइट में देखोगे दोनों सेम टू सेम दिखता है. एक ग्राफ एक ऊंट के पूंछ के जैसा है. यहां पे एक बार उठता है और उठने के बाद ठाई करके नीचे चला आता है. ठीक है. कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि क्या मॉलिक्यूल्स एंजाइम के सिर्फ एक ही साइट में बाइंड करते हैं? हाँ, जिस साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. बट उसके अलावा क्या और कोई रेगुलेटरी साइट नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है बच्चों, एंड ऐसे ही साइट को कहते हैं
एलोस्टेरिक साइट। मैं फिर से याद दिलाता हूं, एक्टिव साइट में बाइंड करता है सबस्ट्रेट्स, बट एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? दे रेगुलेट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट है उसका अगर शेप बदल जाए तो फिर ईदर ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन। ईदर यहां पे जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बहुत अच्छा बाइंड करेगा, नहीं तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। यहां पे आप देख रहे हो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स राइज टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, that gives rise to enzyme product complex, and finally free enzyme and free product। यहां पे ये जो एक्टिव साइट है, आप देख रहे हो यहां पे ये जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट में अगर इनहिबिटर आके बैठता है, ये इनहिबिटर नाम से ही लग रहा है क्या करेगा? ये इनहिबिटर एक्टिव साइट का शेप बदल देगा। एंड ये जो सबस्ट्रेट है, क्या यहां पे ये बैठ पाएगा? अभी नहीं दोस्तों। तब ये एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाने का मतलब यहां पे ये सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं पा रहा है। यहां पे एलोस्टेरिक एक्टिवेशन भी हो सकता है दोस्तों। इनहिबिशन होगा तो एक्टिवेशन तो हो ही सकता है। यहां पे जो एक्टिवेटर है अगर बैठ गया एंजाइम पे, तो फिर से देखो एंजाइम का जो एक्टिव साइट था उसका शेप चेंज किया, एंड एक्टिव साइट का शेप चेंज करने के वजह से क्या हुआ? उस पे सबस्ट्रेट बाइंड कर पाया। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? एक बात सोचिए कि कोई भी चीज हमेशा एक्टिव नहीं होनी चाहिए। क्यों? नथिंग टू गुड इज गुड फॉर यू। कोई भी चीज आपके लिए ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं है। यहां पे जो एंजाइम्स है ये अगर हमेशा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते रहे तो फिर क्या होगा? आपका सबस्ट्रेट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर ये सबस्ट्रेट कोई और मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आए तो फिर वहां पे नहीं काम आएगा ना, वहां पे उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसीलिए हम रेगुलेशंस करते हैं। एंजाइमेटिक रेगुलेशंस होता है स्पेशियो टेम्पोरल मेथड में। स्पेशियो टेम्पोरल क्या होता है? स्पेस टाइम रेगुलेशन। इधर आप अवेलेबिलिटी चेंज कर दो, नहीं तो आप कुछ देर के लिए ही उसको एक्टिवेट रखो। यही दोनों टाइप से हम एंजाइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं, and it is a very delicate balance our body lives in। दोस्तों अभी हम ये डेमो क्लास के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। हम 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एंड 3 फैक्टर्स में पहले 2 जो फैक्टर्स है उनका नेचर टू सम एक्सटेंट सेम है। क्या है 2 फैक्टर्स? टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच। यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि यहां पे एक्स एक्सिस में है आपका पीएच या फिर टेम्परेचर, वाई एक्सिस में है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर और पीएच। अगर मैं एंजाइम एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी को पकड़ता हूं 100%, लेट्स कंसीडर 100% एंजाइमेटिक एक्टिविटी हियर। ये जो है ये 100% एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एट व्हाट पीएच इज दिस एंजाइम एक्टिविटी टेकिंग प्लेस? लेट्स कंसीडर दिस पीएच टू बी हाइपोथेटिकली 7.2। ठीक है, यहां पे 7.2 पीएच पे ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है, ये पर्टिकुलर एंजाइम का 100% एक्टिविटी होता है। अभी पीएच में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। पीएच को मैं क्या करता हूं? थोड़ा एसिडिक कर देता हूं। तो एसिडिक होगा तो पीएच कम होगा। पीएच कम होगा मतलब ये इस साइड आएगा। अगर यहां पे पीएच मैं पकड़ लेता हूं, ये पीएच 4 है, तो फिर ये pH 4 में एंजाइम एक्टिविटी क्या 100% है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम? ऑब्वियसली उससे कम है। अगर मैं pH बढ़ा देता हूं थोड़ा से, मैं pH बढ़ा के यहां पे pH 8.5 कर देता हूं, तो यहां पे एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा? ये एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा? फिर भी देखो एंजाइम एक्टिविटी कम हो रहा है।
The people who know basic math is going to find this graph very very simple कि एक पर्टिकुलर मीन पे आपका मैक्सिमल वैल्यू है एंड जितना आप वो उस मीन से डिविएट करोगे वो वैल्यू डाउन होता रहेगा। यहां पे आपको दिख रहा है ये जो टेम्परेचर है एट ये जो टेम्परेचर और ये जो पीएच है, ये जो पीएच है एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज 100%, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल पीएच, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल पीएच। और ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच hypothetically the temperature at which the enzyme is working 100% is known as optimal temperature। अभी मन में तो सवाल आ ही रहा होगा कि सर ये टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्यों ये टेम्परेचर और पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो एक एक करके इसका जवाब देते हैं। लेट्स सी, वंस अगेन लेट्स कंसीडर टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है एट विच एंजाइम इज 100% एफिशिएंट, लेट्स कंसीडर इट 37 डिग्री सेल्सियस हाइपोथेटिकली। अभी यहां पे ये 100% है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होता है, याद करो टेम्परेचर कम होता है मतलब आपका हीट एनर्जी कम है, हीट एनर्जी कम है मतलब आपका काइनेटिक एंड वाइब्रेशनल एनर्जी कम है, इंट्रामोलिकुलर जो एनर्जी है वो कम होता है। एक चीज आपको याद है, ये जो आपका एंजाइम था, ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद चेंज हो रहा था इसका शेप। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसका शेप चेंज हो रहा है। जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा ये शेप चेंज करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यू नीड एनर्जी टू फ्लेक्सिबली चेंज योर शेप। एंड दैट इज द रीजन जितना आप टेम्परेचर कम करते जाओगे एंजाइम्स क्या होगा, एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम्स क्या होंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ये शेप चेंज कर ही नहीं पा रहा है, ये शेप चेंज करके सबस्ट्रेट को पकड़ ही नहीं पा रहा है। सबस्ट्रेट आके बैठा है लेकिन वो झप्पी नहीं लगा पा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस? ऑब्वियसली दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आप अगर टेम्परेचर को फिर से ऑप्टिमल के जगह लेके जाते हो तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसका फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाएगा एंड ये नॉर्मल जैसा काम करने लगेगा। बट अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर लेके गए तो क्या होगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं एंजाइम्स को लेके जाता हूं तो ये इनएक्टिवेट नहीं हो जाता, ये हो जाता है डिग्रेड। ये जो एंजाइम है ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो तब ये जो शेप है वो तो रिटेन करता ही नहीं है, ये जो है इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर लूज कर जाता है। एंड वंस द एंजाइम लूजेस इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर it cannot go back, it cannot go back. So at high temperatures the enzymes are not inactivated, they are permanently destroyed. So is this a reversible process? No. So यहां पे हमने देखा टेम्परेचर के ऊपर
एंजाइम्स का कैसे काम करता है। कीप इन माइंड, मैंने जो एंजाइम्स के बारे में यहां पे डिस्कस किया है, ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन्स इन नेचर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइबोजाइम्स हियर, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों ने बात किया कि पीएच के साथ भी एंजाइम्स का एक रिलेशन होता है। पीएच के साथ अपना एंजाइम्स का एक रिलेशन होता है। एक पर्टिकुलर पीएच में ये 100% एक्टिविटी देगा, ठीक है। यहां पे पकड़ लेता हूं पीएच है 7.2 जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक चीज याद रखना है, वंस अगेन द एंजाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर प्रोटीन्स इन नेचर, एंड दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? These proteins are made up of amino acids, and these amino acids have different properties at different pH. So अगर आप pH में अगर इधर उधर करोगे तो अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज अगर बदल गए तो फिर ऑब्वियसली एंजाइम के प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, एंड देयरफॉर उसका एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। मैंने आपको कहा था कि ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। 2 फैक्टर्स तो हो गए, एक है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा क्या है? आपको दिख रहा होगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यस, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यहां पे अगर मैं देखूं कि एक्स एक्सिस में है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये जो थर्ड ब्रैकेट है इसका मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस में है वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहां पे अगर मैं देखूं तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का एक ग्राफ मिल रहा है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है? चलो देखते हैं। यहां पे लेफ्ट में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर मैं लेफ्ट में देखूं, लोअर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल है। दिस इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल। The velocity is proportional to the substrate concentration. कब? At low substrate concentration. बट जितना ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, एंड ये जो वेलोसिटी है ये एक टाइम के बाद स्टैग्नेट कर जाता है, इसके बाद वो चेंज नहीं करता है। सो ये जो वेलोसिटी है यहां पे मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं V max, velocity max, maximal velocity, okay? ये जो maximal velocity है, that is the maximum productive this enzyme can be. Now, what do we see here? We see that half the Vmax, ये यहां पे क्या है? यहां पे Vmax by 2 है। half the Vmax में जो substrate concentration होता है, हाफ द Vmax में जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम कहते हैं Km। Km, अभी Km क्या है? Km इज ए कांस्टेंट। ये जो आपको ग्राफ मिला है ये एक इक्वेशन के डेरिवेशन से मिला है। ये इक्वेशन किया था 2 अंग्रेज साइंटिस्ट जिनका नाम है माइकलिस और मेंटेन। सो ये जो Km है इसको कभी कभी M कांस्टेंट भी कहा जाता है आफ्टर दोस 2 साइंटिस्ट, माइकलिस मेंटेन। ये माइकलिस मेंटेन का कांस्टेंट जो है यही आपको बताता है कि एक एंजाइम कितना एफिशिएंट हो सकता है। कैसे? ये देखो, Km लो मतलब एंजाइम एफिशिएंट, Km अगर कम हो तो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट, Km अगर हाई हो तो एंजाइम होता है
लेस एफिशिएंट। एक चीज यहां पे याद रखना, इसके ऊपर बार बार सवाल किया जाता है कि Km के साथ एंजाइम रिएक्शन का क्या रिलेशन है। इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट Vmax, डिफरेंट Km। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एंजाइम का Vmax सेम नहीं होता है, हर एंजाइम का Km सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पे ये अगर हम याद रख सकते हैं तो कोई भी दो एंजाइम के बीच में हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज्यादा काम कर सकता है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस बायोमोलिक्यूल्स के एंजाइमेटिक्स पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। इसी के साथ आई होप कि आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा कुछ वैल्यू का मिला है। हम लोग क्लास में इससे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे हम बेसिक एंजाइमोलॉजी क्या है वही देख रहे थे, इसके मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है वही देख रहे थे। 2 जून 2025 से हमारा रिपीटर्स के लिए डेमो बैच चालू हो रहा है। वहाँ पे हम आपके लिए ऐसे पर्सनलाइज्ड तरीके से लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। हाईली हाईली एफिशिएंट फैकल्टीज है हमारे पास, और श्री विद्या आराधना एकेडमी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स थ्रू आउट द ईयर्स। मेरा नाम है सौम्यजीत सनियाल, मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूं, और आई होप कि आपसे मेरा फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही क्लासरूम सेटिंग पे। थैंक यू एंड गुड लक।